जय हिंद दोस्तों, मैं अमेश शर्मा जूरिस कंसिलिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोस्पेक्टिव रेगुलेशन हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय, यानी कि भावी नियमन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसका आंसर है जस्टिस सुब्बा राव। बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। बहुत फेमस केस है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। ये प्रश्न उठा कि क्या संशोधन विधि है। हमने पहले भी अपने लेक्चर में पढ़ा है कि आर्टिकल 13A जिसमें लॉ की डेफिनेशन है और वो बताता है कि ऑर्डिनेंस के अंदर अध्यादेश, कोई आदेश, कोई उप विधियाँ, रेगुलेशन यानी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रेगुलेशन, ये सब उसमें इंक्लूड है। तो वहाँ प्रश्न उठा कि आर्टिकल 13(3) के जो थर्ड क्लॉज का जो सब क्लॉज ए है उसमें ये प्रश्न उठा कि क्या संशोधन यानी अमेंडमेंट एक लॉ होगा। और दूसरा प्रश्न ये उठा कि क्या ऐसा संशोधन मौलिक अधिकारों में किया जा सकता है, यानी सच फंडामेंटल अमेंडमेंट हैज बीन मेड इन फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही थिन मेजॉरिटी के साथ यानी 6:5 के रेशियो में ये निर्धारित कर दिया कि जो संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के अधीन किया जाएगा वो कानून होगा, एक ऑर्डिनरी लॉ होगा। यानी कि सारे अमेंडमेंट जो भी किए जा रहे थे अभी तक, जो भी किए गए थे, वो आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 के अधीन माने गए। और ऐसा उनका मानना था कि जो पार्लियामेंट है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है क्योंकि उसे ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की पावर प्राप्त है। और इसी आधार पर जस्टिस सुब्बा राव की बेंच में ये सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स हैज बीन प्रोपाउंडेड इन, यानी कि किस न्याय निर्णय के अधीन आच्छादन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसका आंसर है भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, आच्छादन का सिद्धांत वो सिद्धांत है जो हमारे पार्ट 3 को कर्टेल करें। ऐसा कोई भी अमेंडमेंट हमारे पार्ट 3 को भंग करे, ऐसे सिद्धांत को हमने प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स कहा गया था। हमारा क्वेश्चन 3 भी इसी से संबंधित है। हम दोनों क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज इन लॉ बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है दोनों ही, यानी कि अगर आच्छादन का सिद्धांत लागू किया जाना है तो वो संविधान के बनने के बाद की विधियों पर भी लागू होगा और संविधान के पहले जो बनी हुई विधि हैं उन पर भी लागू होगा। अब ये सवाल क्यों उठा, क्योंकि हमारा आर्टिकल 13 ही यही कहता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। यानी हमारे कुछ विधियां ऐसी थी जो हम आज भी चला रहे हैं, वो हमारे संविधान से पहले की हैं, और कुछ विधियां ऐसी हैं जो हमने संविधान बनने के बाद बनाई। पर हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने फंडामेंटल राइट को एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसी को आधार मानते हुए ये जो प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स ये बताता है हमें कि ऐसा कोई भी लॉ जो संविधान के पहले बना हुआ है और जो संविधान के बाद बने हैं, वो अगर मौलिक अधिकार को भंग करेंगे, उन्हें कर्टेल करेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है कि विच इज नॉट स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है एनसीईआरटी। अब देखिए, इसके अदर ऑप्शंस है जो लाइफ इंश्योरेंस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजीसी के द्वारा गवर्न किया जाता है और यूजीसी एक ऐसी बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ग्रांट देती है और यूजीसी भी अपनी यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस्ड है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये भी गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस्ड है। और एनसीईआरटी को हम स्टेट की कैटेगरी में नहीं रख सकते क्योंकि ये एक ऐसी एंटिटी है एसेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट नहीं है और इस संस्था पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल भी नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स डिटरमाइंड अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 12, यानी कि निम्न में से दिए गए कौन सी संस्थाएं अनुच्छेद 12 के अधीन फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स किया जा सकता है। आंसर है लाइफ इनकॉर्पोरेशन। लाइफ इनकॉर्पोरेशन क्यों हम इस बॉडी से अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवा सकते हैं, क्योंकि ये सीधे स्टेट के कंट्रोल में है और ये सीधा सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड की जाती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है कि हु डज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स, यानी कि कानून के समक्ष समानता से क्या अर्थ है। इसका आंसर है इक्वलिटी अमंग्स इक्वल, समानों में समानता। इसको हम समझें तो इसका अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में रहता है
उसे कानून के समक्ष समान अधिकार प्राप्त हैं, यानी उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का धार्मिक, जातीय, नस्लीय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसी अवधारणा को इक्वलिटी अमंग्स इक्वल कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 ग्रांटेड टू, यानी अनुच्छेद 14 के अधीन दिए गए समानता के अधिकार किसे प्राप्त हैं? इसका आंसर है सभी भारतीय नागरिक को जो कि भारतीय विधि के अनुसार शासित होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रूल ऑफ लॉ मेंशन इन विच आर्टिकल? इसका आंसर है आर्टिकल 14। रूल ऑफ लॉ एक सिद्धांत है जिसे अनुच्छेद 14 के अधीन निर्धारित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो कहता है कि व्हाट इज लॉ अंडर आर्टिकल 13A? विधि क्या है जो कि अनुच्छेद 13 के खंड 3 के उपखंड आ में दी गई है? के आर्टिकल में ही लिखा हुआ है इन आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, regulation, notification, customs or uses which is enforced in territory of India by law। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 वो जो कहता है which of the following right are available to the person। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज समझाना चाहूंगा, यहाँ पर पर्सन और सिटीजन्स हर बार हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये देखने को मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे संविधान के जो मूल अधिकार हैं उसमें कुछ अधिकार हमारे देश के नागरिकों को दिए गए हैं और कुछ अधिकार लोगों को दिए गए हैं। लोगों के अंदर दूसरे देश के रहने वाले लोग भी हो सकते हैं जो हमारे यहाँ रहते हैं, और नागरिक के अंदर सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें संविधान के अधीन भारत का नागरिक माना गया है। यही प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो हमारे लोगों को दिए गए हैं, हमारे भारत में रहने वाले लोगों को दिए गए हैं। तो इसका आंसर है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। क्योंकि राइट टू एसोसिएशन हमें यानी कि संगम करने का अधिकार हमें अनुच्छेद 19 में मिलता है, सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो भी हमारे नागरिकों को प्राप्त है जो अनुच्छेद 19 में है। किसी भी व्यक्ति को भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है, वो भी हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 में है और वो भी हमारे नागरिकों को प्राप्त है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रेसिडेंट सीक्स एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श दायित्व के संबंध के बारे में बताता है, और इसका आंसर है आर्टिकल 143। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है कि डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट कम्स इन विच कैटेगरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अगर राज्यों के बीच या दो से अधिक या राज्य से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार में आएगा? तो इसका आंसर है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है और ये कहता है कि सी के दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ता निर्णय किस निर्णय से संबंध है? तो इसका संबंध है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से। अगला क्वेश्चन है जो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिफ्लेक्ट्स रेस जुडिकेटा, और इसका आंसर है आर्टिकल 141। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट कर अपनी राय दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को प्रमोट करें। जय हिंद।